क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं स्वराज पार्टी का गठन किस प्रकार से आता है और किन परिस्थितियों में होता है। ठीक है, आपको ज्ञात होना चाहिए 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को वापस ले लिया तो कुछ लोग पार्टी के निर्णय से काफी नाखुश होते हैं। हालांकि पार्टी की निर्णय नहीं होती, गांधी जी की व्यक्तिगत निर्णय होती है। हालांकि पार्टी को भी मानना पड़ता है। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और जो कि मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी के नेतृत्व में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। स्वराज पार्टी का गठन किस प्रकार से हुआ, स्वराज पार्टी कितनी असफल हो पाई, इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा, स्वराज पार्टी की गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो क्या बताएंगे, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। असहयोग आंदोलन असफल हो जाता है। रीजन जो था चौरा चौरी के कांड के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग के प्रस्ताव को वापस लेना। उसके और अनेक नेता की बात करेंगे, गांधी जी की कार्यवाही से क्या हो चुके, नाराज हो चुके थे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास की बात करेंगे। कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है, कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया। ध्यान रखिएगा, ये कोई कांग्रेस के बाहर की पार्टी नहीं थी, इसको कांग्रेस के अंदर ही इसको स्थापित किया गया था। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापित किया था फॉरवर्ड ब्लॉक। कब हुआ था, 1939 में, वो भी कांग्रेस के अंदर ही था। और स्वराज पार्टी की बात करेंगे तो ये भी कांग्रेस के अंदर ही था। ठीक है, मुख्यतः बात करेंगे तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग के आंदोलन के प्रस्ताव को वापस लेने के बाद उनसे नाराज जो प्रमुख नेता थे उनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है तो आप देखेंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कब किया गया तो ध्यान में रखना है। तो स्वराज पार्टी के गठन की बात करेंगे तो 1923 में किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, सिकंदर दास को 1922 के किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था तो क्या बताएंगे। ठीक है, गया का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था गया अधिवेशन तो क्या बताएंगे। 1922। बिल्कुल, 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था। वहां पे चितरंजन दास को मतलब क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। परंतु स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए सिया दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे दिया। स्वराज पार्टी का जब निर्माण हुआ तो इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। और स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करेंगे तो 1923 में होती है। अगर स्मॉल डेट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1923 को। ये जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया उनको परिवर्तनवादी कहा गया। क्या कहा गया, परिवर्तनवादी। ये लोग क्या चाहते थे, चेंज चाहते थे। ठीक है, अब परिवर्तनवादी में कौन कौन शामिल थे, चितरंजन दास शामिल थे, पंडित मोतीलाल नेहरू शामिल थे। ये सब के सब परिवर्तनवादी थे। परिवर्तनवादी इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये चाहते थे विधानसभा में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, मतलब चुनाव के माध्यम से विधानसभा या फिर काउंसिल कह लीजिए, उसमें ये प्रवेश करना चाहते थे। बाकी जो कांग्रेस के जो अन्य नेता की बात करेंगे तो वो इनके प्रस्तावों से सहमति नहीं रखते थे, इसलिए इनको परिवर्तनवादी कहा गया। इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य कांग्रेस से काउंसिल प्रवेश, इस पार्टी का उद्देश्य चुनाव में काउंसिलों में प्रवेश करके उन्हें काम न करने देकर भारत शासन अधिनियम 1919 का विरोध एवं सुधार करना था। ये चाहते थे जैसे विरोध तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन विरोध जो है मतलब सदन के अंदर भी विरोध किया जाए। जबकि और लोगों का विचार क्या था, सदन के अंदर में हम लोग विरोध नहीं करेंगे, हम लोग बाहर में विरोध करें, वही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, स्वराज पार्टी के समर्थक नेताओं में विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान, श्रीनिवास अयंगर, मदन मोहन मालवीय, एम आर जयकर साहब, एनसी केलकर आदि प्रमुख नेता थे। विठल भाई पटेल की बात करेंगे तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, स्वराज पार्टी के समर्थक में थे। ठीक है, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो स्वराज पार्टी के स्थापना के खिलाफ थे। मतलब सरदार पटेल साहब की बात करेंगे तो ये पुरातनवादी थे, मतलब किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते थे, परिवर्तनवादी नहीं थे। बाकी जो चाहते थे काउंसिल में प्रवेश करके सरकार का विरोध करे, उनको परिवर्तनवादी कहा गया। तो स्वराजी कौन थे, परिवर्तनवादी थे। ठीक है, जबकि सरदार पटेल विठल भाई पटेल जी के छोटे भाई श्री राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद जैसे इसके विरोधी थे। श्रीनिवास अयंगर ने मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो श्रीनिवास अयंगर का नाम ध्यान में रखिएगा। मद्रास प्रांत में इन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बिहार में श्री कृष्ण सिंह जी का भी योगदान था। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दे दिया तो क्या बताएंगे। तो चितरंजन दास। क्या हो जाएंगे, चितरंजन दास की बात की। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी चितरंजन दास ने, क्या बताएंगे। गया अधिवेशन गया 1922। अधिवेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया। ठीक है, ध्यान में क्या हो जाएगा तो फिर से
चितरंजन दास। खिलाफत स्वराज पार्टी का स्थापना किया। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे सिया दास और मोतीलाल नेहरू। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित थे? चितरंजन दास तो थे, और साथ में मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, वो भी आपके स्वराज पार्टी से क्या थे, मतलब संबंध रखते थे। अब देखेंगे और भी कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? चितरंजन दास थे एवं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन इसलिए जल्दी करवा रहा हूं। निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू थे, विठल भाई पटेल भी समर्थन देते थे, आयंगर साहब भी थे। सी राजगोपालचारी की बात करेंगे, ये नहीं थे, ये समर्थन नहीं देते थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सिया दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो ध्यान रखें क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी। कौन सा हो जाएगा, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी क्यों स्थापित किया गया? ठीक है, तो विधानसभा में अवरोध डालने हैं, तो किस लिए, टू रिस्ट्रेन एक्टिविटी फंक्शनिंग ऑफ विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कह लीजिए। ठीक है, मतलब चाहते थे विधानसभा में प्रवेश करे और वहां पर जाकर मतलब क्या करे, सरकार को कार्य करने में बाधा डाले। ठीक है, जबकि अन्य नेताओं के कहना था हम विधानसभा में क्यों पार्टिसिपेट करें भाई, हम बाहर से ही मतलब क्या करेंगे, विरोध करेंगे। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना था। ठीक है, असहयोग करेंगे और फिर काउंसिल में अंदर में जाके मतलब क्या करेंगे, सरकार के कार्यप्रणाली में क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। ठीक है, स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन था? तो ये सहयोग करना तो नहीं था, प्रतिनिधि सरकार के कार्यक्रम का अनुभव, ये भी गलत है। 1919 के सुधारों की योजना का ध्वंस, एक समान सतत और अनुरूप अवरोध की नीति करना। ठीक है, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका सही है। अब देखेंगे भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश करके तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत सरकार अधिनियम का उच्छेदन करना, मतलब विरोध करना। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन क्या आपका सही है। और एक जो था, एक असहयोग वाला भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, असहयोग के जो वापस जो लिया गया था, उससे जो उत्पन्न जो लोगों में नाखुशी थी, उसके आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1 and 2। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? किसने किया, तो ध्यान रखेंगे जिन्ना साहब ने। ठीक है, जिन्ना ने क्या किया, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। जनवरी 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में एक सम्मेलन करके स्वराज दल का स्थापना की। कहां पे किया था, इलाहाबाद में। ये भी इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू का गृह जिला भी था और घर भी था। ठीक है, नए दल ने कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में कार्य करना था, मतलब बाहर से कोई ऐसा पार्टी नहीं बना, नहीं ही लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा वगैरह दिया, कांग्रेस के अंदर ही इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया, मगर एक बात को छोड़कर कि वो काउंसिल के चुनावों में भाग लेगा। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मार्च 1925 में निम्नलिखित में किसको केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो ध्यान में किसे चुना गया था, तो विठल भाई पटेल को। और ये स्वराज्यों की सबसे बड़ी देन थी। अगर पूछा जाएगा स्वराज्यों की सबसे बड़ी उपलब्धि किसको थी, तो 1925 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, विठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनाने में इनकी योजना जो थी वो काम आई। ठीक है, ये स्वराज्यों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल को 1925 में चुना गया। विठल भाई पटेल 1923 में स्वराज दल की ओर से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए निर्वाचित हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो भाई जो थे सरदार क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। ठीक है, बाद में जब इनका देहांत वगैरह हुआ था तो इन्होंने बहुत सारी संपत्ति जो थी अपने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम कर दिया था, तो इसके लेकर सुभाष चंद्र बोस जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल में थोड़ा ठना ठनी भी हो गई थी। ठीक है, बाद में केस वगैरह भी हुआ था, हालांकि बाद में कोर्ट ने विठल भाई पटेल की संपत्ति पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही हक को जाहिर किया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या फिर स्पीकर कौन था, तो क्या बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, विठल भाई पटेल। ठीक है,
इनमें से किसने अक्टूबर 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसेस में मंत्री पद स्वीकार किया? तो किसने? एसबी तांबे। क्या नाम था इनका? एसबी तांबे। इनमें से किसने अक्टूबर 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसेस में मंत्री पद को स्वीकार किया? क्या नाम था इनका? एसबी तांबे। 8 अक्टूबर 1925 को सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंस में मंत्री पद स्वीकार करने वाले एसबी तांबे पहले व्यक्ति थे। यद्यपि मोतीलाल नेहरू ने उनके इस कृत्य के लिए उनकी कड़ी आलोचना की, किंतु एनसी केलकर, बीएस मुंजे और एमआर जैकर जैसे बंबई के स्वराज्यों ने उनका समर्थन किया था। ठीक है, अब यहाँ पर चलेंगे। मंत्री पद स्वीकारने का मतलब क्या? आप सरकार के नीति में आप साथ दे रहे हो, तो आप जिस काम के लिए गए थे, क्या विरोध करने के लिए गए थे, आप सरकार के नीति निर्धारण में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मंत्री बनना तो इनका कोई उद्देश्य नहीं था। मतलब वहां पे सदन के अंदर रह के सरकार की नीति का विरोध करना था, ना कि सरकार की कार्यप्रणाली में शामिल होना था। इसीलिए मतलब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो अगर पार्टी के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पे स्वराज पार्टी हो जाएगा। व्यक्ति में अगर देखेंगे तो एम एन रॉय का आंसर लेता हूँ। ठीक है, स्वराज पार्टी ने 1924 में एक प्रस्ताव रखी थी जिसमें भारत के संविधान के निर्माण संबंधी चीजें मतलब शामिल थी। ठीक है, संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी। कांग्रेस ने इस विचार का 1936 में फैजपुर सम्मेलन में समर्थन किया था। स्वराज पार्टी ने विचार कब दिया था? 1924 में। और कांग्रेस ने विचार का समर्थन कब किया था? 1936 के फैजपुर अधिवेशन। 1936 के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बता सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे यहाँ पे अध्यक्ष थे। ठीक है, जहां तक मुस्लिम लीग का प्रश्न है, उसने 1940 में पाकिस्तान की मांग के साथ 2 संविधान की मांग की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे? अपरिवर्तनवादी, डेट मीन्स परिवर्तनवादी होगा, मतलब इसे चुनना आपको क्या है? परिवर्तनवादी जो पार्टिसिपेशन करना चाहते थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये स्वराजी थे, ये परिवर्तनवादी थे, न कि अपरिवर्तनवादी। बाकी तीनों के तीनों नेता की बात करेंगे तो अपरिवर्तनवादी थे। देख लीजिए परिवर्तनवादी नेताओं को जरा एक बार बता दे रहा हूं। ठीक है, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, डॉक्टर अंसारी, कस्तूरी रंगा अयंगर एवं सी राजगोपालचारी प्रमुख थे। ये अपरिवर्तनवादी थे। ठीक है, ये विधान परिषद में पार्टिसिपेशन के पक्ष में नहीं थे, इसलिए अपरिवर्तनवादी कहा गया। और जो चेंजिंग चाहते थे, जो पार्टिसिपेशन करना चाहते थे, वो परिवर्तनवादी थे। इनमें मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, विठल भाई पटेल, जयकर साहब, ये सब प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में कौन अपरिवर्तनवादियों के समूह से संबंधित नहीं था? तो फिर से ध्यान रखेंगे, विठल भाई पटेल जो था अपरिवर्तनवादियों से संबंधित नहीं था, ये परिवर्तनवादी थे। तब तो जाकर 1925 में इनको क्या बनाया गया? विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंडिपेंडेंट पार्टी की बात हो रही है। ठीक है, क्या होगा इनका? मोतीलाल नेहरू और मालवीय साहब भी थे इंडिपेंडेंट पार्टी में, आई थिंक। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या लिया? डी, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने के निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मोतीलाल नेहरू ने सी आर दास के साथ 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। इंडिपेंडेंट पार्टी अलग, स्वतंत्र पार्टी कह लीजिए उसको। ठीक है, एक है आपका स्वराज पार्टी। तो इंडिपेंडेंट पार्टी की बात करें 1922 में बना था। जिनमें कौन थे? मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और बात करेंगे स्वराज की, बात करेंगे तो स्वराज 1923 में बनी थी। जिनमें कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा, इंडिपेंडेंट के साथ और स्वराज के साथ मिक्स नहीं करना है। इंडिपेंडेंट आपकी 1922 में बनी थी और स्वराज की बात करेंगे तो कब बनी थी? तो 1923 में बनी थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वराजवादी नेताओं के प्रति गांधी जी के मनोवृत्ति को ठीक ठाक वर्णित करता है? वे काउंसिल में उनके which of the among the following correctly describes गांधी जी एटीट्यूड वाज द स्वराजिस्ट लीडर? ठीक है, वे काउंसिल में प्रवेश के विरोधी नहीं थे। वे इनकी नेकनियत को पूरा भरोसा रखते थे, उन्हें अत्यंत मूल्यवान समृद्ध नेता मानते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो यही वाला ऑप्शन जो है सही है।
गांधी जी न्यूट्रल थे, वो मतलब न तो इनका बहुत अधिक विरोध किया, न तो इन्होंने उनका खुल का समर्थन किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने विधान परिषदों का सदस्य बनने एवं उनकी कार्यवाही में बाधा पहुंचने की नीति के विरोधी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यद्यपि गांधी जी ने स्वराजी नेताओं की नीतियों के विरोधी थे, पर उनकी ईमानदारी एवं निष्ठा पर उनके शक नहीं था। नीति के विरोधी थे, लेकिन उनके ईमानदारी और उनके निष्ठा पे शक नहीं था, इसलिए कांग्रेस के अधीन रहते ही स्वराज पार्टी का गठन किया। एक तरह से बोल दे नेचुरल, मतलब एकदम न्यूट्रल प्रोस्पेक्ट था इनका, गांधी जी का। उन्होंने स्वराजी नेताओं से सुयोग्य, अनुभवी एवं ईमानदार देशभक्त की संज्ञा दी। इससे स्वराज्यों के प्रति गांधी जी के मनोवृत्ति का पता चलता है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो मैंने पहले ही बता दिया था, इनका श्री कृष्ण सिंह का योगदान था, अमरदास में आयंगर साहब का योगदान था। ठीक है, तो जनवरी 1923 में सिया दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की गई। पटना स्थित इस शाखा को तत्कालीन बिहार के प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिहार में जो स्वराज पार्टी को संभालते थे, नाम क्या था? श्री कृष्ण सिंह था। ठीक है, यहाँ पे स्वराज से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक क्या हुआ आपका, क्लियर हुआ? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम जो पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़ने वाला, इसका नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। अब 1922 में जब गांधी जी, ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को वापस ले लेते हैं, उसके बाद देश में, ठीक है, उपजी परिस्थिति से क्या होगा, युवा वर्ग के अंदर गांधी जी और कांग्रेस की नीति के प्रति अविश्वास उत्पन्न होगा। उसके बाद फिर से मतलब गोली बंदूक की राजनीति शुरू होगी। ये जो एक क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब क्या हो जाएगा, जन्म होगा। इसमें एचआरए की स्थापना होगी 1928। कब हुआ था एचआरए की स्थापना? 1900 एचआरए 1924, एचएसआरए 1928। उसके बाद भी जगह जगह पे, पंजाब में, बॉम्बे में और बंगाल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गुप्त क्रांतिकारी दल का स्थापना होता है, और ये क्रांतिकारी आंदोलन को क्या करेंगे, एक नया रूप देने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का एक और चरण। चलिए यहाँ पे आप देखोगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा। विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार प्रसार का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा जी को जाता है, जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रणी नेताओं 1905 में, ठीक है, ध्यान रखें, उन्होंने 1905 में होम रूल सोसाइटी लंदन तथा इंडियन हाउस की स्थापना की। कुछ अंग्रेज मित्रों की सहायता से इन्होंने लंदन सोशियोलॉजिस्ट नाम से अपनी एक पत्रिका भी शुरू की थी। इसे भी आप ध्यान में रखोगे। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कब किया गया था? 1905 में किया गया था, लंदन में था। और यहाँ पे ध्यान रखिए, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी यहाँ से निकलती थी। इसमें कितने क्वेश्चन है? इसमें क्रांतिकारी चरण में हाउ मच क्वेश्चन, देखकर बताइए। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, लंदन में। ठीक है, देखिए होम रूल सोसाइटी जो था, यहाँ पे इनका एक घर था जिनको क्या बोलते थे, इंडिया हाउस कहते थे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे भारत से क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी लोग जो थे वहां पे जाते थे पढ़ाई करने के भरोसे, बैठ के वहां पे क्रांतिकारी वाली राजनीति करने लगते थे। और वहां पे आप देखो तो वहां पे सावरकर भी पहुंच गए थे, मदन लाल ढींगरा भी पहुंचे थे, जिन्होंने यहीं पे प्लान हुआ था करजन वायली की गोली मारने की। ठीक है, सावरकर जी भी यहाँ पे मतलब उन्होंने किताब लिखा था 1857। तो सावरकर जी ने भी यहाँ से बहुत सारा प्लान वगैरह किया था। तो ये क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था इंडिया हाउस। ठीक है, 140। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? तो 1905 में की थी। ठीक है, 8 बजे तक क्लास होगी। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिया हाउस इन लंदन? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान में रखें, क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। सन 1900 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे तो विनायक दामोदर सावरकर। लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पे प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने लंदन में एक सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, अभिनव भारत इन्होंने देश में भी स्थापना किया था। ठीक है, अभिनव भारत।
मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये भी जुड़ी हुई थी। मैडम कामा ने वर्ष 1960 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। सारे ही सही लग रहे हैं, ठीक है। 2-3। पहला गलत क्या है? मैडम कामा ने, अरे पेरिस में नहीं था, कहाँ पे था वो? कहाँ पे था वो? स्टुटगार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, स्टुटगार्ट हो जाएगा, पेरिस नहीं होगा, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा भारत की सुविख्यात महिला क्रांतिकारी थी। उन्होंने राष्ट्रवादियों तथा क्रांतिकारियों तथा दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, सरदार सिंह राणा आदि के साथ मिलकर कार्य किया। ये रूसी क्रांतिकारियों के संपर्क से में भी आई थी तथा उनके साथ इन्होंने पत्राचार भी किया था, जिसने इन्हें मॉस्को आने का निमंत्रण दिया। जन्म की बात करेंगे, इनका 1861 को जन्म हुआ था तथा माता पिता पारसी थे। उनके पिता का नाम सोराब फ्राम जी पटेल था। सोराब फ्राम जी पटेल। रुस्तम के आर कामा उनके पति थे। रुस्तम के आर कामा जो थे उनके पति थे। मैडम ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया। 1919 में पेरिस में उनका मुख्यालय हो गया। 1907 में उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट, ठीक है, पेरिस गलत दिया हुआ था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। ठीक, क्या आयोजित किया गया था? समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन, एक मिनट, जिसकी डिजाइन उन्होंने स्वयं तैयार की थी, ठीक है। यही वस्तुतः स्वतंत्र भारत के झंडे का मूल रूप था, केवल रंग में अंतर था। इसमें केसरिया के स्थान पे क्या था? तो केसरिया के स्थान पे लाल था। क्या था केसरिया के स्थान पे? लाल। तो केसरिया के स्थान पे लाल था। इस क्रांति के कारण मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाने लगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अब देखेंगे, भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा झंडा कहां फहराया? तो क्या बता देंगे? स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन, स्टुटगार्ट में। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, ठीक है, बीपीएस अय्यर और एम एन राव में क्या बात समान थी? सबके सब रूस से काफी अधिक प्रभावित थे, सबके सब। सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे, ठीक है। ये क्रांतिकारियों के एक दल में काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनी थी, उसमें बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। बरकतुल्ला तो प्रधानमंत्री था और इनका योगदान था कि देखना पड़ेगा, ठीक है। ये 1915 में काबुल में एक समानांतर सरकार का स्थापना किया गया था, ठीक है। इसमें महेंद्र प्रताप थे और बरकतुल्ला साहब थे और भी कुछ नेता थे। राजा महेंद्र प्रताप और ये था। हाँ, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। तो ए 1 और 3 तो सही लग रहा है। अच्छा, केवल सी ए सही लिया है, ठीक है, केवल सी सही लिया, बाकी में सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे, ये गलत ले लिया है, ठीक है। चलिए, एक और सॉरी, एक बोलो, केवल सी जो है आपका क्या है? सही है। मैडम भीकाजी कामा में एम बरकुतल्ला, ठीक है, बीपीएस अय्यर, एम एन रॉय सभी प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विदेशों में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे जो सरकार जो बनी थी, इसमें बरकतुल्ला और महेंद्र प्रताप जी का योगदान था। 1915 में समानांतर सरकार अफगानिस्तान में बनी थी, ठीक है। चलिए, आप चलेंगे यहाँ पे। कर्नल वाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दे दिया गया? ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाली की हत्या कर दी थी लंदन में, ठीक है, 1909 में, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी, के प्रमुख सदस्य मदन लाल ढींगरा थे। अब बोला जाता है ढींगरा जी को भड़काने में सावरकर का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। 1 जुलाई 1909 के भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली को गोली मार के हत्या कर दी। ढींगरा जी को गिरफ्तार किया गया, फिर उनको फांसी दिया गया। गदर पार्टी की स्थापना की बात करेंगे तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। कहां पे होती है? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होती है। संस्थापक की बात करेंगे तो अध्यक्ष सोहन सिंह भरकना थे।
ठीक है। लाला हरदयाल इसके क्या थे? संस्थापक थे। अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। अन्य प्रमुख नेता में रास बिहारी बोस भी थे, जो कि 1907 में दिल्ली बम कांड के बाद, दिल्ली षड्यंत्र के बाद भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? दिल्ली, सॉरी, 1911 1912 के में। बाद, 1911, 19 कब हुआ था? 11 में हुआ था। जापान चले गए 1911 में हुआ था। उसके बाद जापान चले गए थे। रामचंद्र साहब थे, मैडम बीकाजी कामा भी थे। इन्होंने गदर पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। गदर दल की स्थापना कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में हुआ था। ध्यान में इसको रखेंगे। अब आते आगे का क्वेश्चन देखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ध्यान में रखेंगे। तो लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है। हाँ, लाला हरदयाल को अराजकतावादी गतिविधियों के आरोप में 25 मार्च 1914 को गिरफ्तार कर लिया गया। गदर पार्टी के नेता की बात करेंगे तो लाला हरदयाल थे। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। गदर आंदोलन पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? तो ध्यान रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को। कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? तो ध्यान में रखेंगे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे नहीं थे। बाकी लाला हरदयाल सिंह थे, करतार सिंह सरावत की बात करेंगे, गणेश विष्णु पिंगले, सबके सब थे। ठीक है। बाकी की बात करेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा का इनका किसी से संबंध नहीं था। ठीक है। गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं थे? तो खुदीराम बोस की बात करेंगे, वो संबंधित है। बरकतुल्ला थे, रामचंद्र जी थे, लाला हरदयाल थे, और खुदीराम बोस जो थे इनसे संबंध नहीं रखते थे। यूएसए में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह आरंभ करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना, ठीक है, शस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना था? तो किसे चुना था? तो पंजाब को चुना था। किसे चुना था? पंजाब को चुना था। भाई परमानंद प्रमुख नेता थे गदर पार्टी के। भाई परमानंद सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी का मुख्यालय यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में था। उल्लेखनीय है कि पंजाब प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना। ये सबके लोग कामगार लोग थे। ये बाहर में जो काम करने लोग जो गए थे, तो इन्होंने विदेशों में एक संगठन बना जो कि क्रांतिकारी विचारधारा में अपना विश्वास रखती थी। तो ये सबके सब काम करने वाले लोग, तो कोई कोई काम करने गया, कोई कोई काम करने वाला, बाद में जाके इन्होंने एक संगठन बना दिया। ठीक है। इसका बहुत जगह पे इनका पकड़ था। मुख्यतः आप देखोगे ना पंजाब में, इसलिए क्योंकि इनके ज्यादातर कार्यकर्ता जो थे पंजाब से थे। वो काम करने के लिए बाहर गए हुए थे, कनाडा अमेरिका के आसपास के क्षेत्र में थे, तो पंजाब को इन्होंने सेंटर बनाया था। प्रथम विश्व के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांति का आधार स्थल कहाँ पे था? तो पश्चिमी अफ्रीका में था। ठीक है। क्या था? वेस्ट अमेरिका में था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार संयुक्त अमेरिका या सैन फ्रांसिस्को नगर बन गया। यह नगर संयुक्त अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तट पे था। अगर प्रश्न में महाद्वीप पूछता तो उत्तरी अमेरिका होता। ठीक है। अगर महाद्वीप पूछा जाता क्या होता? नॉर्थ अमेरिका होता, क्योंकि यूएसए आपको किस महाद्वीप में है? तो नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। गदर क्या था? तो भारत का क्रांतिकारी संघ, इसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसको गदर बोलते हैं। ठीक है। गदर क्रांति छिड़ने की सबसे प्रमुख कारण की बात करेंगे तो कामागाटा मारू की घटना थी। दूसरा कारण की बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ये भी कारण ले सकता है। ठीक है। अच्छा, वही लिया है, बताइए। तथा कामागाटा मारू की घटना को तत्कालीन कारण आप बोल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि दोनों में आंसर को देखा हूं लेते हुए, इसलिए मैंने बोला से ये भी हो सकता है। तो लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का ये शुरू होना, कामागाटा मारू तो बीच में हुआ था ना, जब गदर पार्टी बन गया तो उसके बाद हुआ था शायद। हाँ तो लेकिन हाँ एकदम चरम पे पहुंच गया था कामागाटा मारू की घटना के बाद। ठीक है। कई जगह हाँ, पे ये वो भी है आंसर उसके लेता बाद। है। ठीक है। गदर पार्टी छिड़ने का मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। गदर क्रांतिकारी युद्ध में व्यस्त अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी एवं सशस्त्र विद्रोह के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को खात्मा करना चाहते थे। अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीय, ठीक है, दो जगह पे थे, अमेरिका और भारत, कनाडा में, मुख्यतः कनाडा में जो थे पंजाबी लोग थे, ये बसे भारतीयों ने गदर पार्टी एवं गदर पत्रिका आरंभ करके 1 नवंबर 1913 को किया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, बरकतुल्ला, रामचंद्र आदि इत्यादि थे। गदर पार्टी का पत्र का नाम क्या था? ध्यान, गदर पार्टी का पत्र, गदर जो था इस साप्ताहिक आती थी। ठीक है। वीकली जर्नल थी। देख लीजिए, 1 नवंबर 1913 को गदर नामक साप्ताहिक अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ है। पहला अंक किसमें था? उर्दू में था। किसमें था? उर्दू में था। 9 दिसंबर को गुरुमुखी में भी छपने लगा। तो पहला उर्दू में, उसके बाद मतलब क्या होता है, गुरुमुखी में भी ये छपने लगा। इसको मुफ्त में बांटने का निर्णय लिया गया था। गदर आंदोलन का नारा था वंदे मातरम था, न कि सत श्री अकाल। ठीक है। गदर आंदोलन का नारा वंदे मातरम था,
न कि मतलब सत श्री अकाल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाद में गुजराती में छपी, फिर हिंदी में छपी। तो किस किस भाषा में छपी? गदर में छपी। गदर किसी किसी उर्दू में, उर्दू में गुरुमुखी, गुरुमुखी की बात करेंगे, पंजाब की भाषा लिपि है हालांकि, हिंदी में, ठीक है, और साथ में गुजराती में भी छपी। इस पत्र का संपादन किसने किया? तो हरदयाल के सहयोगी रामचंद्र पेशावरी करते थे। ये भी पूछा जा सकता है, पत्र का संपादन कौन थे? तो रामचंद्र पेशावरी। यह नियमित रूप से 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। किस किस में? उर्दू में, गुरुमुखी में, गुजराती में और हिंदी में। यह नियमित रूप से 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। यद्यपि इसके कुछ अंक जो थे, ठीक है, अंग्रेजी में, मराठी में तथा एक अंक, ठीक है, पश्तो भाषा में भी छपा था। पश्तो खैबर पख्तूनवा का क्षेत्र का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो पंजाब का, सॉरी, पाकिस्तान का जो अबर का जो इलाका है, जो ईरान और यूएसएसआर के साथ बॉर्डर बनाती थी डेट टाइम, जिसमें यूएसएसआर मतलब होता था एक जी, मतलब साथ में होता था, उधर का भाषा जो है पश्तो भाषा, पठानियों की भाषा है ये, ठीक है। तो मुख्यतः ये 4 भाषा में तो रेगुलर छपती थी, लेकिन अंग्रेजी मराठी में भी छपी थी कुछ अंक, और एक अंक की बात करेंगे तो एक अंक जो था आपको पश्तो भाषा में भी छपी थी, तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे। इसका संपादक कौन था? रामचंद्र पेशावरी। और ये मुख्यतः, ठीक है, पहला अंक जो था उर्दू में छपी थी। इसका जो हेडलाइन होता, अंग्रेज सरकार का क्या था? खुला चिट्ठा, समथिंग ऐसे ही कुछ था, ठीक है। इसी तरह मतलब इसका हेडलाइन जो था आपको देखने को मिलता था। कच्चा चिट्ठा गदर सर। पत्र, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो बता ही दोगे आप लोग, किसमें छपा था? तो उर्दू में छपा था। किसमें? उर्दू में छपा था, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो रेगुलर ये 4 भाषा में था, उर्दू में था, ठीक है। उसके बाद पंजाबी की जो भाषा थी, क्या बोलते हैं उसको? गुरुमुखी, गुरुमुखी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है? तो हिंदी और हिंदी गुजराती। ध्यान रखना, गुजराती में ध्यान रखना है। हालांकि कुछ अंक जो था इसका अंग्रेजी मराठी में भी छपे थे, और एक अंक की बात करेंगे तो पश्तो में भी छपी थी, पश्तो। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीयों के बैंका को ले जाने के लिए कमागाटामारू जहाज किसने किराए पर लिया था? इनका नाम था बाबा रामचंद्र। क्या नाम था? बाबा, अरे ये दिया ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है, क्या नाम था उनका? इसका आंसर रामचंद्र सीधे लिखा, इसलिए इसको काट दिया गया। बाबा गुरुदत्त सिंह। बाबा गुरुदत्त नाम था, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। देखेंगे 1914 में घटे इस प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों को कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत से सीधे कनाडा ना आया हो, ठीक है, ध्यान रखिए। उस समय नौ परिवहन इतना विकसित नहीं था कि किसी एक नौका से इतनी दूरी की यात्रा बगैर किसी पड़ाव के की जा सके। परंतु 1913 में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर भारत के गुरदीप सिंह ने कमागाटामारू नामक एक जहाज को किराए पे लेके, ठीक है, ये जापानी जहाज थी, ये जापानी जहाज थी। यात्रा जो था सिंगापुर से शुरू हुआ था, पहुंचना था कनाडा के किस पोर्ट पे? तो बैंकाक, ठीक है। कितने यात्री बैठे हुए थे? 376 यात्री जो थे इसमें थे। कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पे पहुंचने के पश्चात कनाडा की पुलिस ने भारतीयों की घेराबंदी करके उन्हें देश में घुसने से मना कर दिया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया, ठीक है, क्योंकि डेट टाइम की बात करेंगे तो वहां पर भी कनाडा में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही था, ठीक है। जहाज के बजबज पहुंचा, ठीक है, ये आपका पड़ता है बजबज, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ पे पुलिस की मध्य झड़पे हुए अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोम सिंह भकना यात्रियों के समर्थन में क्या किया था? तो आंदोलन किया था, ठीक है। तो गुरुदत्त सिंह नाम था, यहाँ के ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक घटना से संबंधित था? तो ध्यान रखेंगे, तो फिर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। कमागाटामारू क्या था? तो ध्यान रखें, एक जहाज था, ठीक है, कनाडा की यात्रा पर निकला जो था, एक जलपोत था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो कहां पर बनी थी? तो अफगानिस्तान में बनी थी, राजा महेंद्र प्रताप अब बरकतुल्ला के समर्थन से। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से, ठीक है, गदर आंदोलन के दौरान अफगानिस्तान के काबुल नगर पे दिसंबर 1915 में अंतरिम सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल में अन्य सदस्य की बात की, बरकतुल्ला जो थे प्रधानमंत्री थे, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो है एक आंदोलन से जाना, रेशमी रुमाल करके एक हुआ था, रेशमी रुमाल षड्यंत्र,
उनसे उबैदुल्ला सिंधी का एक ही संबंध है। मौलाना बशीर, सी पिल्लै, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श और मोहम्मद अली भी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप अपनी सरकार के समर्थन हेतु लेनिन से भी मिले थे। लेनिन भारत रूसी क्रांति के नेता, बोल्शेविक क्रांति के नेता, जिनके नेतृत्व में 1917 में, ठीक है, रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत से चले हिजरत आंदोलन से जुड़े कई नेता कालांतर में अफगानिस्तान और तुर्किस्तान चले गए, जहां उन्होंने खुदाई सेना की स्थापना भी की थी। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किसने किया? तो ध्यान रखेंगे, मतलब गठन हुआ था, कब हुआ था? तो गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। अगर साल पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो 1925 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 1915 में हुआ था। ठीक है। किस भारतीय ने विदेश में अपनी पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो क्या बताएंगे? किस भारतीय ने की थी? तो क्या बताएंगे आप? ठीक है, तो महेंद्र प्रताप ने की थी। ठीक है, और उनके सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्लाह साहब। जिम्मरमन योजना से संबंधित कौन है? ठीक है, जिम्मरमन योजना, तो लाला हरदयाल भी है, ठीक है, भूपेंद्र दत्त भी है, ठीक है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी है। इन सबने मिलकर जिम्मरमन योजना की शुरुआत की थी। अब क्या था जिम्मरमन योजना, जरा इसको समझ लीजिए, बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एवं अन्य ने मिलकर 1915 में जिम्मरमन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। क्रांतिकारी का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रेरित करना था, और साथ में क्या करना था? तो देश को आजाद करना था। इसको जिम्मरमन योजना बोलते हैं। जनरल डायर को किसने गोली मार दी? जनरल डायर को किसने गोली मार दी? उधम सिंह। हाँ, उनको किसी ने नहीं मारी। ये जनरल डायर को किसी ने गोली नहीं मारा था। ठीक है, पंजाब के गवर्नर को गोली मारा था, जिसका नाम था माइकल डॉयर ओ को मारा डायर। था, ठीक है, पंजाब का जो गवर्नर था। ये तो खुद मर गया था कुछ ही दिन के बाद। नेचुरल डेथ मारा था। इसको सांप लगी थी। ठीक है, इसका नाम था माइकल ओ डायर को गोली मारा गया था। कब मारा गया था? 1940। 39 था क्या? 40 की खबर। ठीक है, हंटर कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जनरल डायर को 2 साल पूर्व रिटायर कर दिया। 2 साल पहले इसको रिटायर कर दिया गया। ठीक है, 23 जुलाई 1927 को जनरल डायर की मृत्यु हो गई। ठीक है, उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध में तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर कर दी। ठीक है, अतः उधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा, बल्कि माइकल ओ डायर को मारा था। ठीक है, जनरल डायर नहीं, माइकल ओ डायर। दिक्कत है ना, माइकल ओ डायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और जनरल डायर की बात करेंगे आर्मी इन चीफ था। ठीक है, तो दोनों का डायर डायर लगा हुआ है तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन इसके नाम में आर्मी है तो जनरल डायर है, वो माइकल ओ डायर है। ठीक है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया उसने। ठीक है, उधम सिंह जी ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या और आरोप में फांसी दी गई? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो ध्यान में रखेंगे, मदन लाल ढींगरा होंगे, जिसने कर्जन वाइली की हत्या की। ठीक है, और साथ में कौन हो जाएंगे? तो उधम सिंह साहब। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सोल्यूशन पढ़ लीजिए। कर्जन वाइली भारत सचिव के मुख्य परामर्शदाता थे। ठीक है, सर कर्जन वाइली को 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने गोली से उड़ा दिया। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। लंदन के सुनामा के सरदार उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 को गोलियों से भून दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक मिनट। हाँ, सरदार उधम सिंह को फांसी दी गई। मरने से पूर्व मुझे मृत्यु का डर नहीं, मैंने अपने देशवासियों को घोर अपमान का बदला ले लिया, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, क्या बताना है? निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। भगत सिंह ने किसकी हत्या की? सॉन्डर्स मर्डर केस में नाम आया उनका, है ना? सॉन्डर्स मर्डर केस में खुदीराम बोस, किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर का बदनाम जज, मदन लाल ढींगरा, कर्जन वाइली, उधम सिंह, जनरल डायर, सॉरी माइकल ओ डायर। ठीक है, भगत सिंह की बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। मिली जुली प्लान थी, हालांकि गोली भगत सिंह जी ने चलाया था, क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत पर इसने लाठी बरसाई थी।
हालांकि लाठी बनाने का आदेश इसने नहीं दिया था, वो किसने दिया था बताइए तो। ये किंग्सफोर्ड को मारा गया, लेकिन मारने का प्लान इसका नहीं था। मारने का प्लान किसका था? स्कॉट नाम का कुछ कोई था। स्कॉट मॉरिसन स्कॉट नाम था उसका। क्या नाम था हाँ। उसका? स्कॉट मॉरिसन का नाम था, लेकिन गलती से ये मारा जाता है, क्योंकि मारने का प्रोग्राम बन चुका था। पहचानते थे, केवल भगत सिंह पहचानते थे, या सभी ने मारने का प्रोग्राम बना लिया था। देखा जब स्कॉट मॉरिसन नहीं आया, तो ये पंजाब का, ये क्या बोलते हैं, ये पंजाब का जो था ना, एसएसपी था ये, ठीक है। एसएसपी, एक एसपी थे, एक एसएसपी थे, ठीक है। और सीनियर अधिकारी स्कॉट मॉरिसन था। मारने का प्रोग्राम उसको था, लेकिन आता ये है, अब सारा प्लान बन चुका था, लोग पूरी तरीके से तैयार थे, तो मारा इसको ही गया, चलो इसी को मारा जाता है, ठीक है। हालांकि भगत सिंह पहचान गए थे से वो स्कॉट मॉरिसन नहीं है। अब बाद में जब इसकी जब हत्या कर दी गई, क्या नाम है, सॉन्डर्स की जब हत्या की गई, तो एक जो भारतीय पुलिस वाले जो थे, इनके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे, भाग रहे थे मोटरसाइकिल से, पीछे पीछे दौड़ रहे थे। काफी उसको समझाया गया, लेकिन वो फिर भी पीछा करने को तैयार, मतलब छोड़ने को तैयार नहीं थे। मजबूरन उसको भी मारना पड़ा, ठीक है। और हवलदार टाइप का कोई था, ठीक है, तो उसको भी मारना पड़ा, क्योंकि पीछा करने को, पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, हालांकि मारा नहीं गया। मरणलाल ढींगरा ने कर्जन वाली को गोली मार दी, बाद में ढींगरा को फांसी दिया। कब मारी थी कर्जन वाली की गोली? 1909 में, ठीक है। उधम सिंह ने माइकल ओडायर की लंदन में गोली से मतलब क्या किया? हत्या कर दिया, ठीक है। भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें, दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई, ठीक है। तो 18 अप्रैल 1898 को चापेकर को फांसी दी गई। चापेकर ब्रदर्स थे, इन्होंने मतलब एमहर्स्ट और उसकी हत्या की थी। क्या नाम था उसका? रैंड और एमहर्स्ट की हत्या की थी। दोनों के दोनों फ्लैग ऑफिसर थे। फ्लैग में अच्छा काम न करने की वजह से दोनों की मतलब क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी। फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या के कारण को फांसी दिया गया था, ठीक है। दामोदर हरि चापेकर और उनके दो भाई बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव चापेकर को चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। इनमें से दामोदर हरि चापेकर का जन्म 1869 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिपंच चापेकर था। 18 अप्रैल 1898 को दामोदर हरि चापेकर को फांसी दी गई थी। चापेकर बंधुओं को फांसी प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयहर्स्ट की हत्या के करने के बाद इनको दी गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला एवं संघ की शुरुआत की थी? किसने किया था? सावरकर साहब ने किया था, ठीक है। 1899 में स्थापित किया था मित्र मेला, जो कि आगे चल के अभिनव भारत बन गया। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत के रूप में इसको परिवर्तन कर दिया, ठीक है। क्रांतिकारी संस्था थी, जो कि सावरकर साहब इनके भाई के द्वारा मतलब इसको देखा जाता था, ठीक है। इस संस्था का महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संघों में प्रथम स्थान था। अभिनव भारत संस्था मेजनी के तरुण इटली के, ठीक है। तरुण मतलब क्या बोलते? यंग इटली, ठीक है। तरुण का मतलब क्या होता है? यंग इटली। यंग इटली, जब इटली के जब एकीकरण हो रहा था और इटली में जब क्रांतिकारी गतिविधि जब चल रही, तो वहां पे यंग इटली की स्थापना, यंग इटली और यंग यूरोप मेजनी ने स्थापित किया था। और ये आपका इटली में उनकी क्रांतिकारी गतिविधि से प्रभावित है, उसी के आधार पर की गई थी। ये भी आपको ध्यान, गुप्त संस्था थी। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों के दोनों गुप्त संस्था थी। उसी के आधार पर अभिनव भारत की भी नींव रखी गई थी, ठीक है। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक के मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। बी डी सावरकर ने अपना बंदी जीवन भाई परमानंद एवं आशुतोष लाहिड़ी के साथ कुछ समय मिलकर जेल में व्यतीत किया। कालांतर में अंग्रेजों के माफी माना देकर जेल से छूट गए थे, ठीक है। मित्र मेला को बाद में क्या पुनर्नामित किया गया था? क्या बताएंगे? अभिनव भारत समिति में पुनः उसको बदल दिया गया था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्या बताएंगे? कहां पे किया गया था? तो महाराष्ट्र में। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो सावरकर साहब ने, ठीक है। निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? अगेन रिपीट क्वेश्चन है, तो सावरकर साहब ने, ठीक है। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो ध्यान रखें क्या हो जाएगा, तो फिर से अभिनव भारत हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बी.डी. सावरकर के बारे में सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवन लिखी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखा, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, ठीक है।
ब्रिटिश कैद में मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े। तो ये भी सही है, पहला भी सही है। दूसरा वाला मेजनी का जीवन लिखा था कि नहीं, ये केवल देखना होगा। मुझे तो सारे ही सही लग रहे हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो सारे ही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लिया है, ठीक है। बी सेकंड 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उन्होंने राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इटली में क्रांतिकारी नेता मेजनी की जीवनी भी लिखी थी। मेजनी किनके राजनीतिक गुरु थे? मेजनी किनके राजनीतिक गुरु थे? लाला राजपत ठीक है, राय। तो लाला लाजपत राय के ध्यान में रखेंगे। मेजनी जो थे राजनीतिक गुरु भी थे। राजपत राय, लाजपत होता है ना, ठीक है, लाला साहब कह लीजिए, ठीक है। उनका क्या थे, तो राजनीतिक गुरु भी थे, वो भी आपको ध्यान में रखना है। 1910 में एक नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में वीर सावरकर एक जहाज, ठीक है, एमएस मोरिया द्वारा भारत रवाना कर दिए गए, परंतु फ्रांस के मार्सिलिस बंदरगाह के समीप जहाज से समुद्र में कूद पड़े, सीवर्स पोल के रास्ते भाग निकले, ठीक है। और यहाँ पे जब जाके ना, जब वहां पे जब फ्रांस के जब क्षेत्र में जब पहुंच जाते हैं, वहां पे राजनीतिक बंदी मतलब राजनीतिक कैदी के रूप में एसाइलम उन लोग से मांगते हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं, इनको एसाइलम मिलता भी नहीं है। एसाइलम मांगने की बहुत अधिक कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन इनको एसाइलम नहीं दिया जाता, ठीक है। बंदरगाह ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन सा? मार्सिलिस बंदरगाह के समीप ये कुत्ते फ्रांस का हिस्सा था दैट टाइम। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को स्वतंत्रता संग्राम बताते हुए भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 लिखा था। ये वहां पे लंदन हाउस में, ठीक है, रहते हुए लिखा था इन्होंने, ठीक है, इंडिया हाउस में रहते हुए, सॉरी। बीडी सावरकर के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? उनका जन्म 1883 में हुआ था, ठीक है, 1883 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। उनकी माता का देहांत 1901 ईस्वी में हो गया था। उनके जीवन के लेखक धनंजय कीर थे। कौन सही नहीं नहीं है? तो ये कि माता का देहांत 1901 में हो गया था, गलत है, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। ये एक राष्ट्रवादी नेता थे। इनका जन्म 28 मई 1883 को, मृत्यु की बात करेंगे 26 फरवरी 1966 को इनका मृत्यु हुआ था। इनकी माता का नाम राधाबाई सावरकर एवं पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर थे। धनंजय कीर एक राष्ट्र भारतीय जीवनी लेखक है। कीर एक बात करेंगे, ठीक है, भारतीय जीवनी लेखक थे। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक, पीडी सावरकर, बी आर अम्बेडकर आदि राष्ट्रीय नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को जीवन लिखी थी। मैं 1 मिनट एक कॉल ले रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉल है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वो कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किया? तो अनुशीलन समिति की स्थापना करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो पी मित्रा साहब को जाता है, ठीक है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात की बात करेंगे तो भद्रलोक समाज से हुआ था। किस समाज से? भद्रलोक समाज। क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात यहीं से हुआ था। किंतु गुप्त क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी, जिसका स्थापना 1902 में हुआ। अनुशीलन समिति कई शाखाएं थी, एक ईस्ट बंगाल में भी चलती थी, वेस्ट बंगाल में भी थी, अलग अलग जगह पे इसकी शाखाएं थी, ठीक है। मिदनापुर में इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, जबकि इसे गठन कलकत्ता में किसने किया था? पी मित्रा ने किया था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मिदनापुर वाला पूछ रहा है, फिर कलकत्ता वाला पूछ रहा है। मिदनापुर आई थिंक ईस्ट बंगाल में आई थिंक पड़ेगा, ठीक है। उसका क्या था? ज्ञानेंद्र नाथ बसु। जबकि कलकत्ता में किसने किया था? पी मित्रा ने किया था। जतिंद्र नाथ बनर्जी, बरिंदर कुमार घोष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सदस्य थे। इस समिति के द्वारा युगांतर साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था। कलकत्ता वाला जो अभिनव भारत सोसाइटी जो था, सॉरी अभिनव भारत बोला, अनुशीलन समिति जो था कलकत्ता वाला, उसके संस्थापक कौन थे? कलकत्ता वाला तो पी मित्रा साहब, ठीक है। वही अगर मिदनापुर में अगर बोलेगा अनुशीलन समिति तो क्या बताओगे आप? मिदनापुर में बिल्कुल ज्ञानेंद्र नाथ बसु, इसका नाम आपको ध्यान में रखना। बरिंदर कुमार घोष क्रियाकलापों के गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, ठीक है। कौन सा? तो ध्यान में रखेंगे क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति। कौन सा था? अनुशीलन समिति, इसको आपको ध्यान में रखना। बरिंदर घोष, ठीक है। बरिंदर घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? तो क्या बताओगे आप? अनुशीलन समिति थी। टॉस हो गया क्या? अनुशीलन समिति थी, क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। ध्यान में रखेंगे क्या थी? एक तो क्रांतिकारी संगठन था। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, तो जिनको भी कभी भी डाउट हो हिंदी को लेकर, ठीक है, तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा रहता है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हालांकि एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हाँ मजा आएगा, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान में, क्रांतिकारी संगठन से बीपीएससी में एक प्रश्न बिल्कुल दिया जाएगा 100%। मैं मार्क कर दे रहा हूँ अपनी बातों का। ठीक है, चरण जो होता है आफ्टर गांधी जी जो बैकआउट कर लेते हैं, ठीक है, नॉन कॉन्फरेंशन मूवमेंट से, और बिटवीन द आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस शुरू होने से पहले ये 20 का जो 8 साल का जो समय जो होता है उसमें बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधि आपको देखने को मिलता है, और इससे प्रश्न बीपीएससी पूछता है। ठीक है, मिनिमम एक मैक्सिमम दो, ठीक है, प्रश्न बीपीएससी में होंगे तो होंगे। मेरी बात को बार कर लीजिए, पीवाईक्यू भी पलट के देख लीजिएगा, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, युगांतर पार्टी की नेतृत्व किसने किया, तो ध्यान रखेंगे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, बाघा जतीन उन्हीं को बोलते थे सर। हाँ, इनको सर बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को। ठीक है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व बाघा जतीन, अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, बाघा जतीन उपनाम से प्रसिद्ध जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया। यह एक उग्रवादी संगठन था जिसकी स्थापना पूर्वी बंगाल में की गई थी, जिसने अपनी उग्रवादी गतिविधियों का से अंग्रेजों को मतलब क्या किया, तो इन्होंने परेशान किया। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला, ठीक है, पहला महत्वपूर्ण साहसी कार्य बर्रा डकैती था। बर्रा डकैती कहां पे हुआ था, तो पूर्वी बंगाल में। ठीक है, बिहार में भी इन्होंने कुछ डकैती किया था, जैसे कि लहरियासराय में डकैती हुई थी, मोहनिया में डकैती हुई थी, तो इसी तरह की डकैती हुई थी। अब रोडा बोलोगे करके इसमें एक हुआ था झारखंड में। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो ये रोडा। राजनीतिक डकैती क्यों थी, तो राजनीतिक डकैती इसलिए था क्योंकि यहाँ से जो पैसे जो लूटे इन लोगों ने, उन पैसों से क्या क्या ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने मतलब क्या किया, आर्म्स खरीदे उनके साथ लड़ने के लिए। इसीलिए ये डकैती जो था व्यक्तिगत कारणों से ना होकर, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, इसलिए इसको राजनीतिक डकैती इसको कहते हैं। ठीक है, तो बर्रा डकैती जो था यहाँ पे बर्रा डकैती, ये कहाँ पे हुआ था, पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक है, बिहार में भी इस तरह की डकैती आपको देखने को मिलता है, जो कि बिहार स्पेशल में हम लोगों ने पढ़ा, तो लहरियासराय में होता है, मोहनिया में होता है। ठीक है, तो इस तरह की डकैती आपको बिहार में भी आपको देखने को मिलता है। एक व्यक्ति जो कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन जो पड़ता है वहां पर मतलब क्या रेलवे के जो संपत्ति वगैरह को लूट लिया था, तो दैट वो भी मतलब क्या था, एक डकैती का ही हिस्सा था। ठीक है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा को किसने स्थापित किया था, ध्यान रखें, सचिंद्र सन्याल। ठीक है, सचिंद्र सन्याल जो थे पटना में इन्होंने किया था, रेवती नाग आई थिंक भागलपुर के आसपास थे। ठीक है, तो सचिंद्र सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ठीक है, और ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में, वही मैं बता रहा था कि ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग साहब ने इन्होंने भागलपुर में किया, यदुनाथ साहब ने बक्सर में किया। ठीक है, अगर आपसे पटना में पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, सचिंद्र नाथ सन्याल। अगर पूछा जाएगा भागलपुर में तो क्या बताओगे, रेवती नाग साहब। अगर यदुनाथ सरकार की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बक्सर में युवा क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण देने के उपाय किए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। अगर परफेक्शन का सेट अगर आपने सॉल्व किया तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो पूछे जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से रेवोल्यूशनरी जो क्रियाकलाप जो थे, क्रांतिकारी गतिविधि थे, उसका केंद्र बिहार बहुत मायनों में था। क्योंकि डायरेक्ट टाइम अगर बात करेंगे तो बिहार भले ही 1912 में अलग हो जाता, लेकिन उससे पहले बिहार बंगाल बटा हुआ नहीं था। तो कहीं ना कहीं पटना में, खास करके भारत बिहार में जो सेंटर जो था ना, इस सबका सेंटर भागलपुर में था। ठीक है, भागलपुर जो था क्रांतिकारी गतिविधि का बहुत बड़ा सेंटर आपका हब हुआ करता था। ठीक है, और वहां से जो नेतृत्व करते थे रेवती नाग साहब। ठीक है, जो कि ढाका अनुशीलन समिति के क्या थे, तो ये सदस्य भी थे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रसार किसने, तो 1908 में कोशिश किया गया। किंग्स फोर्ट जो थे ना, ये बंगाल में जज थे। ठीक है, इन्होंने अनुशीलन समिति के सदस्यों को छोटा छोटा गलती के लिए भी बहुत अजीब टाइप की सजाएं दी थी, मतलब एकदम कठोर सजा दी थी। तो इसको मारने का प्लान किया जाता है। ठीक है, अनुशीलन समिति के तरफ बंगाल में निपटाने की प्लान किया जाता है, लेकिन योजना जब सरकार को जब पता चल जाती है ना, तो वो मतलब किंग्स फोर्ट का क्या करता है, ट्रांसफर करवा देता है। ठीक है, ट्रांसफर करवा कर मुजफ्फरपुर भेज दिया। लेकिन अनुशीलन समिति का फिर एक मीटिंग होता, बोलता था ठीक है मुजफ्फरपुर चला गया नो डाउट, लेकिन मतलब फिर से इसको मारने का क्या प्रोग्राम करना चाहिए। दो नेता तैयार होते हैं। ठीक है, यंग थे, एक खुदीराम बोस थे, दूसरा प्रफुल्ल चाकी। और ये प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर जिला पहुंचते हैं। हम मुजफ्फरपुर जिला में आप देखोगे तो वहां पे आप जाओगे तो एक क्लब रोड है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल क्लब रोड काफी रिहायशी इलाका है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह प्रमुख सरकारी ऑफिस वगैरह है, तो क्लब रोड में रेकी की जाती है। क्लब रोड में आप जाओगे तो वहां पे एक क्लब है मुजफ्फरपुर ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मुजफ्फरपुर क्लब है। तो वहां पे प्रतिदिन खुदीराम बोस और अन्य ब्रिटिश अधिकारी भी आते थे, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप होती थी। ठीक है, शाम के समय में इनको मारने का प्रोग्राम बनाएगा, लेकिन मिस्टेक हो जाता है। ठीक है,
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जिला जज, ठीक है, बदनाम व्यक्ति था ये, किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए बम फेंका तो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। एक्चुअली में श्रीमती पिंगल और उनकी पुत्री जो था ना, वो अपने ही गाड़ी से आए थे, बग्घी से आए थे, बग्घी मिलता जुलता था, उनके बग्घी में कुछ समस्या हो गई थी। किंग्सफोर्ड ने कहा ठीक है आप मेरे बग्घी से चले जाओ, और फिर आ जाएगा बग्घी लेके तो मैं दोबारा जाऊंगा, ठीक है। तो बग्घी में जब बैठा तो बग्घी तो किंग्सफोर्ड की ही थी, तो इन लोगों ने किंग्सफोर्ड को समझ कर ही फेंका। लेकिन क्या होता है, मारी मतलब कौन जाती है, प्रिंगले की पत्नी और पुत्री मारी जाती है। खुदीराम बोस को इस कृत्य के लिए मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। और कभी कभी पूछा खुदीराम बोस का वकील कौन था, तो मुजफ्फरपुर का ही वकील था जिसका नाम था कालीदास बसु। क्या नाम था? कालीदास बसु जो थे खुदीराम बोस के क्या थे, वकील थे, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, तो इन्होंने सुसाइड कर ली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड के समय इनमें से किसके साथ है, ध्यान रखेंगे, प्रफुल्ल चाकी। विख्यात मुजफ्फरपुर हत्यारा 1908 के बारे में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री को गाड़ी पर फेंका गया वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था, ठीक है। क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मानना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादी को कठोर दंड दिए थे, ये भी सही है, ठीक है। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा, तो ये भी आपको सही है, ठीक है, ध्यान रखिए, ऑल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये क्या नाम है, ये खुदीराम बोस साहब की बात करेंगे, तो ये जो था भागने में कामयाब तो हो गए, लेकिन बाद में, ठीक है, ये अपनी भाषा की वजह से, वेशभूषा की वजह से पकड़े जाते हैं, ठीक है। ये आप जाओगे तो यहाँ पे जगह पड़ता है, जगह का नाम एक्चुअली भूल रहा हूँ, जगह का नाम है आपका, ठीक है, पूसा के आसपास, ठीक है, जीतू शाह नामे के हलवाई की दुकान से पहले पूसा हाँ आता है, ठीक है, खुदीराम जीतू बोस शाह पूसा नामे, बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, जीतू शाह नामे के हलवाई की दुकान से, ठीक है, ये मूढ़ी वगैरह खरीद के मूढ़ी जलेबी खा रहे थे, ठीक है। तो बंगला भाषा की वजह से मतलब क्या होते हैं, पकड़े जाते हैं, क्योंकि काफी अधिक मतलब नीच ज्योति सभी जगह फैल गया था, ये अपने भाषा की वजह से क्या थे, पकड़े जाते। मान लीजिए आप ही के क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर दिन में आकर गुजराती बोलना शुरू कर दे तो अचरज तो होगा, क्योंकि नहीं बोली जाती है। एक अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता, तो ये भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में वहां पे कुआं था, वहां पे मूढ़ी और जलेबी खरीद के खाने के लिए बैठे, और लोगों में बाताबाती फैल जाती है, ठीक है। और एक दरोगा था जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी बंगाल में, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, महेश लाल, नहीं महेश लाल नहीं था, नहीं, कुछ और नाम उसने, था उसका। महेश लाल तो वहां वाला था, क्या बोलते हैं ये, संथाल विद्रोह में, ठीक है। तो वो दरोगा जो था वो इनको पकड़ लेता, भारतीय दरोगा ही था, हालांकि बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। वो दरोगा जो था प्रफुल्ल चाकी के, दो दरोगा था, एक प्रफुल्ल चाकी के बनने के लिए जिम्मेदार था जिसकी शायद आई थिंक हत्या की जाती है, एक इनको भी अरेस्ट करता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्ष के लिए इनको जेल हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को जन्म, बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था, ठीक है। तिलक ने 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया था, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें बर्मा के स्थित मांडले जेल के लिए, ठीक है, भेज दिया गया। इन्होंने मराठा में केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले, इन दोनों फतेह सिंह समाचार और पत्रों शिव में, प्रसाद मिश्रा, दो हाँ, कांस्टेबल। फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन दोनों समाचार पत्रों ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना को बहुत आलोचना की थी। तो आपका मराठा जो था, ध्यान में रखेंगे, अंग्रेजी में था, केसरी की बात करेंगे आपकी मराठी में थी, ठीक है। अलीपुर बम कांड से कौन जुड़े हुए थे, तो श्री अरविंदो, ठीक है, जिनको अरविंद घोष कहते हैं, अलीपुर बम कांड से जुड़े हुए थे। बाद में बड़ा मुश्किल से ये बच के निकलते हैं। इनका वकालत जो किया था किसने किया था, शिया दास ने किया था। किनके किया था, शिया दास ने किया था। उनके बाद इन्होंने, ठीक है, राजनीतिक जीवन से संन्यास भी ले लिया था। और इन्होंने उसके बाद अलीपुर बम कांड के बाद जब ये जेल से जब बाहर निकलते हैं तो ये राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। और पांडिचेरी में आप जाओगे तो इन्होंने श्री अरविंदो आश्रम की वहां पे स्थापना की, ठीक है। औरोविल एक जगह है, बिल्कुल आरी बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंटी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड का हत्या असफल प्रयास प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार दिया और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में, ठीक है, 18 साल से भी कम उम्र था, 18 साल के आसपास ही मान लीजिए, ठीक है, फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। तारीख इंपॉर्टेंट है, स्मॉल डे, ठीक है। मुजफ्फरपुर जेल में फांसी हुई थी। आज भी मुजफ्फरपुर जेल जो है इन्हीं के नाम से, ठीक है, खुदीराम बोस, ठीक है, शहीद कारावास नाम है, ठीक है। 1908 में फांसी दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने कलकत्ता के, ठीक है, मनिक तल्ला पर छापा मारा और वहां पे 34 लोगों को गिरफ्तार किया।
जिसमें बारिंदर और अरविंद घोष भी शामिल थे। इन सब पर 18 में 1908 को अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत, ठीक है, मुकदमा चलाया गया। बारिंदर घोष को आजीवन कारावास और अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। हालांकि इनका बचाव जो था बड़ी चालाकी के साथ सिया दास ने किया था, ठीक है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव सिया दास ने किया था। कलकत्ता स्थित मनिकतल्ला में 1908 में हेमचंद कानूनगो ने बम बनाने का कारखाना खोला था। इसके लिए मतलब पेरिस गए थे, ठीक है। हेमचंद कानूनगो बम बनाने के लिए कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। उन्होंने पेरिस में एक रूसी नागरिक से बम बनाने का प्रशिक्षण भी बनाए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रांतिकारी नेता थे हेमचंद कानूनगो। इनको अनुशीलन समिति से इनका जुड़ा हुआ था। इनको बम बनाने के लिए कहाँ भेजा गया था? ठीक है, पेरिस भेजा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? आप चलिए, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोषों का बचाव किसने किया? बोला था, क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। एक किताब में लिखी थी फिलोसफी ऑफ बम। किसकी पुस्तक है फिलोसफी ऑफ बम? वोहरा। हाँ, बोहरा जी का पुस्तक है फिलोसफी ऑफ बम, ठीक है। और गांधी जी इसके अपोजिट में लिखे थे कल्ट ऑफ बॉम्ब। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिलोसफी ऑफ बम, भगत चरण, क्या नाम था? भगत चरण बोहरा। क्या नाम था? पूरा नाम नहीं याद है, लेकिन बोहरा, भगवती चरण बोहरा। हाँ, क्रांतिकारी जो हार्दिक बम कांड में शामिल था, तो ध्यान रखे कौन थे? भगवती चरण बोहरा, यही शामिल थे, ठीक है। और इनका जो प्लान जो था ना, तैयार किए थे रास बिहारी बोस ने, ठीक है। हालांकि रास बिहारी बोस जो थे वो तो निकल जाते हैं, ठीक है। हार्दिक बम कांड दिल्ली बम कांड के नाम से या फिर दिल्ली षड्यंत्र के नाम से, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है। घटना 23 दिसंबर 1912 को घटित हुई। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना षड्यंत्र रास बिहारी बोस ने बनाया था, ठीक है। हालांकि भाग जाते हैं, जापान चले जाते हैं, जापानी महिला से शादी कर लेते हैं, जापानी भाषा बोलने लगते हैं, और सीधे नजर आएंगे कब? सुभाष चंद्र बोस के आईने के जब ये टेक ओवर जब करते हैं वहां पे दिया जाता है जापान में, तो आप देखोगे सीधे उसी समय पॉलिटिक्स में नजर आ पूरी तरीके से दे आर वाइडली चेंज। इस योजना में मुख्य रूप से मास्टर अमीन चंद, मास्टर अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास थे, ठीक है। भगवती चरण बोहरा हार्दिक बम कांड में शामिल नहीं थे। इन्होंने बम दर्शन, ठीक है, लेख लिखा, जो कि क्रांतिकारियों का मध्य प्रदेश बम दर्शन, वही फिलोसफी ऑफ बम, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन आगे आने वाला, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा। इनकी मृत्यु भी बम का परीक्षण के दौरान हुई थी, ठीक है। तो ये बम को परीक्षण ही कर रहे थे, चेक कर रहे थे, उसी दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। निम्नलिखित स्वाधीनता सेनानियों में कौन सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं था? तो बिपिन चंद्र पाल जो थे, नहीं थे, ठीक है। सुरेश वन की बात करेंगे तो कौन से डकैती के लिए जाने जाते हैं? किस शस्त्रागार पे हमला करने के लिए? चट्टगांव, ठीक है, चट्टगांव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब होता है? तो 1930 में होता है, ठीक है। शस्त्रागार था जहां पे मतलब क्या हुआ था, ब्रिटिश मतलब हथियार को क्या क्या लूटा जाता है, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल यद्यपि गर्म दल के नेता थे, परंतु उन्होंने सशस्त्र विद्रोह नहीं किया था। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज, ठीक है, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पे गिरा, जिसमें 2 महिलाएं की मृत्यु हुई। सुरेश सिंह ने चट्टगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण करने में भाग लिया, जिनके कारण इनको फांसी हुआ। चलिए, मिलाना है, कुछ ज्यादा ही दिया हुआ है, ठीक है। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी तो किससे मिलाएंगे? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की बात करेंगे तो मिला दीजिए इनको राजगुरु से। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस पे मिलाना है तो मिलाइए मास्टर अमीर चंद, मास्टर अमीन चंद, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र के मिलाना है तो मिलाइए अरविंद घोष। अरविंद घोष, ठीक है। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस पे मिलाना है तो जतिंद्र नाथ मुखर्जी से मिला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हावड़ा षड्यंत्र जतिंद्र नाथ मुखर्जी 1910 में था। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर कॉन्स्पिरेसी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह। दिल्ली षड्यंत्र की बात करेंगे मास्टर अमीन चंद 1912, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र की बात करेंगे तो अरविंद घोष, श्री अरविंदो जिनको कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं राव, यहाँ पे देखिए कुछ एक्ट वगैरह है, ठीक है। सब 1908 में ही आया था, ठीक है। तो इसको जरा क्या है, इसको क्या पूछ रहा है इसमें? अच्छा, सही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, सब 1908 में था, एक नहीं होगा, ठीक है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो था 1908 में नहीं था, ये आई थिंक 10 में आया था, सच कब आया था? प्रेस एक्ट 1910 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ए सुमेलित नहीं है, ठीक है। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में था, ठीक है। फौजदारी कानून अधिनियम की बात करूं वो भी 1908 में था, ठीक है। अपराधों के लिए किनका माइक को हो रहा, बंद कीजिए, जो बात कर रहे हैं घर में। बात नहीं समझ में आती है क्या? जब बातचीत होना शुरू होता है तो क्यों नहीं माइक बंद करते आप लोग? हाँ, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में, ठीक है। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई दमनकारी
कानून पारित किया जिनमें राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो था 1907 में था, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में था, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन नियम 1908 में था, समाचार पत्र अधिनियम 1908 में था, प्रेस एक्ट जो था 1910 में था, रॉलेट एक्ट जो था 1919 में था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी जो है ये राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो था ये क्या हो जाएगा, 1907 में हो जाएगा, 1908 दिया था इसलिए क्या हो जाएगा, गलत होगा। 70 क्वेश्चन करेंगे, हम लोग 65 पे पहुंच गए, ठीक है। क्रांतिकारी से महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वो कौन थे, तो था केसरी सिंह, ठीक है, बाराहट, ठीक है, महंत प्यारेलाल हत्याकांड में, ठीक है। क्रांतिकारी केसरी सिंह बराहट को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली। केसरी सिंह बराहट एक कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने मार्च 1914 में गिरफ्तार किया गया। इन्हीं के नाम पे महाराष्ट्र के वर्धा में राजस्थान केसरी साप्ताहिक समाचार पत्र जारी किया गया, जिनका संपादक विजय सिंह पथिक ने किया। जोरावर सिंह केसरी सिंह बराहट के सगे भाई का नाम लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में दिल्ली में आता है, ठीक है, जोरावर सिंह, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में कहां पे किया गया, तो कानपुर में किया गया था। कहां पे किया गया था, कानपुर में किया गया था 1924 में। और फिर 1928 में जो बनेगी उसका स्थापना दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। इसमें प्रमुख नेता कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हाँ सचिन सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, योगेश चटर्जी थे, इन्हें कानपुर में किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, इसके संस्थापक सदस्य चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, भगत सिंह भी थे। इनके उद्देश्य सशस्त्र क्रांतिकारी माध्यम से अपने व्यक्तिगत सत्ता को उखाड़ फेंकना, भारत में मतलब संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। इनके द्वारा जो एक्शन किया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किस लिए बनाई गई थी, तो ध्यान रखें, भारत में सशस्त्र, ठीक है, विप्लव का मतलब रेवलियन होता है, को संगठित करने के लिए बना था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था, तो ध्यान रखिएगा, शिव वर्मा नहीं थे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो 1924 में। इसमें सोशलिस्ट लग जाएगा तो क्या होगा इसका आंसर, जब सोशलिस्ट लगेगा तो इसकी स्थापना 1928। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1925 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में 9 अगस्त 1925 को जो ट्रेन जो थी उसका नाम था, ठीक है, सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन, सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन ट्रेन था। और इसकी स्पीड की बात करेंगे तो 23 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन नेताओं पे मतलब सजा हुआ, बहुत सारे को फांसी दिया गया। फांसी का ना जेल का नाम पूछा जाता है, ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को मतलब गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया। अशफाकुल्ला खान जो कि संभवतः पहले मुसलमान थे, ठीक है, अगर रिकॉर्ड की बात करेंगे तो पहले मुसलमान थे, इनको फांसी दी गई फैजाबाद जेल में। ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई इलाहाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। फांसी का जो जेल का नाम भी पूछा जाता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाकुल्ला खान, ठीक है, फैजाबाद, अभी ये बन गया फैजाबाद, क्या बना गया, दिया गया इसको अयोध्या, ठीक है। ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद और राजेंद्र लहरी गोंडा के जेल में फांसी दिया गया, ठीक है। 140 क्वेश्चन था, मैंने 70 क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। घर से आप लोग क्या कीजिएगा, 71 से बाकी के प्रश्न जो है सो कल के क्लास में करेंगे। और बंद करते हैं, ऑलरेडी 1 घंटा